ये असल में कहानी की शुरुआत नहीं, ये तो कहानी का क्लाइमेक्स है। जापान, वो जगह जहां सूरज सबसे पहले उगता है। और यह है एक जापानी शादी। जापानी के रईस लोग इसी तरह से अपनी शादी मनाते हैं। उनके कल्चर में एक रिवाज बहुत मशहूर है। दूल्हा अपने दुल्हन को महंगे तोहफे देता है। लेकिन जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं वो किसी जापानी शादी या किसी जापानी रिवाज की नहीं है। इस कहानी का हीरो है ये गिटार जैसा दिखने वाला जापानी बाजा। इतना महंगा इसीलिए है क्योंकि ये खास लकड़ी से बनता है, और ये खास लकड़ी जो है ना, ये जापान के आसपास किधर भी नहीं मिलता। ये लकड़ी चीन से जापान तक समंदर के रास्ते स्मगलिंग करके पहुंचाया जाता है। चीन का शंघाई पोर्ट इसी जहाज ने इन लकड़ियों को चीन तक पहुंचाया है। वो इसीलिए क्योंकि ये लकड़ी चीन में भी नहीं मिलती। हजारों किलोमीटर का सफर तय कर कर मद्रास से लकड़ियां लाते हैं। लेकिन मद्रास पोर्ट पर खड़े जहाज तक लकड़ियां ये तिरक लेके आती है। अब आप सोचोगे, एक लकड़ी के लिए इतनी मेहनत? लाल चंदन अभी पूरी दुनिया में सिर्फ शेषाचलम जंगलों में पाई जाती है। कानून के मुताबिक तो इधर पेड़ काटना बिल्कुल इलीगल है, लेकिन जिधर कानून होगा उधर क्राइम भी तो होगा ना। अपनी कहानी और लाल चंदन की स्मगलिंग इधर ही से शुरू होती है। शेषाचलम जंगल, सुबह के 4 बजे। इस घने जंगल के रास्ते से जाता हुआ ये टमाटरों से भरा हुआ ट्रक, या फिर कह सकते हो टमाटरों से ढका हुआ, और उसके पीछे 11 मुल्कों की पुलिस। और आप तो जानते ही है, जब जब ये 11 मुल्कों की पुलिस ने किसी का पीछा किया है तब तब ये मुंह के बल गिरे हैं। आप कोई भी पिक्चर उठा लो, अरे अब डॉन को ही देख लो। खैर छोड़ो, तो ये ट्रक पुलिस को घुमा घुमा कर पागल कर देती है। कैसे तैसे करके पुलिस इस बार उस ट्रक को रोकने में कामयाब हो जाती है। एक कांस्टेबल ट्रक के ड्राइवर के पास जाता है और आग बबूला होकर कहता है, साले पुलिस को चकमा देता है, साले निकल बाहर निकल। और तभी उसका वो हाल होता है कि वो अगली बार किसी भी ट्रक ड्राइवर से पंगा लेने से पहले 500 बार सोचेगा। ये स्टाइल से उतरता हुआ अपना पुष्पा भाव, पीछे से जोरदार डीजे का म्यूजिक, अपने भाव का अंदाज ही कुछ अलग है भाई। फिर भाव पुलिस से बात करता है और कहता है, काय रे साहेब, बहुत दिनों बाद। हाँ, कैसा काय, तबीयत पानी ठीक है ना? हाँ बस, काय को तकलीफ दे रहे हो मेरे को? 10,000 में मामला सलटाते हैं ना, तुम भी खुश मैं भी खुश। क्या बोलो, क्या बोलता है? तभी एक कांस्टेबल आके अपने भाव का कॉलर पकड़ता है और गुस्से में कहता है, रिश्वत देता है? अबे तू पुलिस वालों को रिश्वत देता है? सर, ये 10,000 में मामला सलटाना चाहता है। फिर क्या होना है, धोबी पछाड़। बारी बारी से आते हुए हर एक कांस्टेबल पर बोली बढ़ाते जाता है, जैसे कि 10,000, 20,000, 30,000। और तब जब जब कोई नहीं मानता है तब तब वो मुंह के बल गिरता है। ऐसे करते करते बोली 1 लाख तक पहुंच जाती है। और तब सीनियर पुलिस अपनी बंदूक की नोक भाव पर ताकता है। मजबूरन पुष्पा भाव को सरेंडर करना पड़ता है, किंतु अपने भाव को पता है कि कौन कितना मुंह फाड़ सकता है। पुलिस जीप में पुलिस स्टेशन जाते वक्त पुष्पा भाव ने पुलिस से कुछ ऐसा कहा, तुम्हें क्या लगा पूरी मंडली को 1 लाख दे रहा हूँ, अब एक आदमी का 1 लाख। तभी सीनियर इंस्पेक्टर जोरों से ब्रेक लगाता है और भाव को ऐसा देखता है जैसे कि उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। जाते जाते सीनियर इंस्पेक्टर पूछता है, ए भाई कहाँ से आया है, नाम तो बता। तभी भाव बोलता है, पुष्पा, नाम याद मत रखना। ये सब तब की बात है जब भाव काफ़ी हद तक अपने पैर चंदन स्मगलिंग के धंधे में जमा चुका था। 1 साल पहले अपना भाव लकड़ियों के मिल में काम किया करता था। एक रोज़ काम की जगह पर
जब भाव का चाय पीने का वक्त हुआ तब कुर्सी पर भाव टांग पे टांग डाले हुए चाय की चुस्की लेते हैं। मेरा मालिक जो उस कारखाने का भी मालिक है, हम उस दिन का हिसाब किताब करने कारखाने पहुंचे और मैं देखता हूं कि भाव बिना कोई अदब के बड़े निडर से चाय की चुस्की ले रहे हैं। देखो, आपको तो पता ही है, जब आपका मालिक आपके सामने आता है तो उसकी इज्जत करनी चाहिए, लेकिन भाव के तो अलग ही तेवर थे। मालिक कारखाने में घुसते हुए ही मैनेजर को डांट दिया, ये कहते हुए कि कौन है वो गधा जो पैर पे पैर रखे बैठा है। और तभी मैनेजर बाहर आकर तुरंत समझाने लगता है और उसी वक्त मैं खड़ा हक्का बक्का हो जाता हूं। मैनेजर भाव को समझाता है, ये क्या कर रहा है तू? पैर पे पैर रखे बैठा है, मालिक भड़क रहे हैं, कुछ तो इज्जत कर। तभी पुष्पा भाव कहते हैं, काय रे, ये अपन का पैर है, ये दूसरा वाला भी अपन का पैर है, तो उसकी लुंगी में काय को मिर्ची लग रही है? उसको बोल काम देख, टांग मत देख। मेरे को काम के पैसे देता है क्या इज्जत देने के? तभी मैनेजर कहता है, यहाँ रहना है तो तमीज से रहना होगा, तेरी मनमानी यहाँ नहीं चलेगी। फिर पुष्पा भाव बोलता है, ऐसा का है तो मैं तो नहीं बदलने वाला, नौकरीज बदल डालता हूँ। भाव का जवाब सुन के मैं तो हैरान हो गया। चल दिहाड़ी का हिसाब कर दे, अपने हक का इतना ही है, समझा? ये बचा हुआ मालिक को दे डाल, उसको बोल मार्केट से इज्जत खरीद के माथे पे चिपका ले। फिर मैनेजर बोलता है, ये अकड़ इसे बर्बाद करेगी या एक दिन ये पूरी दुनिया पे राज करेगा। तू उसके पीछे कहाँ जा रहा है? तब मैंने मैनेजर से कहा, मेरे को भी मालिक बदलने का है। इसकी बातों ने मेरा दिल जीत लिया और उसी दिन से मैंने भाव के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दिया। भाव बड़े आराम से विश्राम कर रहे हैं, दुनिया में क्या चल रहा है इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, और घर के बाहर धमकी देता हुआ वसूली भाई, यही है गरीब की जिंदगी। और ये जो इनके सामने झुककर कपड़े धो रहे हैं, ये पुष्पा की माँ है। ये अभी वसूली से कर्जा चुकाने के लिए और 1 महीने की मोहलत मांग रही है, और मैं बाहर खड़ा भाव को देखता हूँ जो अपनी नींद पूरी करके बाहर आ रहे हैं। तभी एक बुढ़िया आके वसूली को समझाने की कोशिश करती है, कहती है, इसका पति नहीं है रे। तो वसूली कहता है, ये गधा क्यों पाल के रखा है, इतना हट्टा कट्टा तो है, साला काम दाम छोड़कर घर पे बैठा है। तब पुष्पा की माँ पुष्पा से पूछती है, क्या तूने मिल का काम छोड़ दिया? घर का खर्चा कैसा चलेगा? वगैरह वगैरह। भाव की एक और बात, उधारी तो अपने सर पर नहीं रखते, कभी ना कभी तो चुका ही देते हैं, लेकिन जो चुकाने का अंदाज होता है वो पुष्पा के स्टाइल में होता है। भाव अपने घर के भैंसों को बेचकर कर्जे की रकम इकट्ठा करते हैं। उसके बाद अगले दिन वसूली आता है, तब पुष्पा का शो शुरू होता है। भाव बोलता है, तेरा हिसाब तो सलट गया रे, पर मेरे हिसाब का क्या? तो वसूली पूछता है, कौन सा हिसाब बे? जब कर्जा लिया था तो पूरे गांव में जाके बुराई की थी, अब चुका दिया तो चल तारीफ कर। तो वसूली कहता है, ऐसा क्या? गणेश सुरेश, पुष्पा ने पैसे लौटा दिए, हिसाब बराबर। फिर भाव बोलता है, अबे कल जो लोग जमा थे वो इधर है क्या? उनके घर कौन जाएगा बे? गनिया, कल सबके नाम का हाजिरी लगाया था ना? फिर गनिया बोलता है, टोटल 120 बंदे थे, अमर तेजा, चिन्नम्मा, चालापति। वसूली फिर हैरानी से कहता है, रुक, क्या बात करता है? इन सबके भी घर जाना पड़ेगा क्या? पागल है क्या? फिर पुष्पा भाव उसकी खाल उधेड़ कर उसको हर एक घर में लेके जा। एक शाम जब दिहाड़ी मजदूर अपने काम के लिए जाने को तैयार हो रहे थे, तब भाव ने मुझसे पूछा, ये 100 रुपये वाले और 1000 रुपये वाले काम में फ़र्क क्या है? तो मैंने कहा, 100 वाला काम करेगा तो कायदे में रहेगा, 1000 वाला काम करेगा तो फ़ायदे में रहेगा, पर पुलिस कभी भी उठा कर ले जा सकती है। तो आपको क्या लगता है भाव ने कौन सा काम चुना होगा?
जी हाँ, पुष्पा भाव ने चुना 1,000 रुपये वाला काम। तो आप पूछोगे वहाँ पे तो खतरा है। सही बोला। मैंने भी कहा भाव से कि ए भाव किधर जा रहा है, वो गैर कानूनी काम है, उसमें घर लौटने की भी गारंटी नहीं है। तब भाव ने कहा टेंशन नको ले रे, मैं भी कानून का गैर है, कोई अपना नहीं है। ये बोलते हुए मैं और भाव उस जीप पर चढ़ जाते हैं। इससे एक बात तो साफ है, भाव ना तो कायदे से डरता है और ना ही डेढ़शानों से। ये जो काम पर जा रहे हैं ना हम, ये कोई ऐसा वैसा काम नहीं है, ये टोटल जोखिम भरा काम है। ये घने जंगल में जंगली जानवरों का खतरा रहता है वो अलग, यहाँ पुलिस कभी भी रेड मार सकती है। अब आप सब पूछोगे कि खास बात क्या है इस जंगल में। आपको तो पता ही है कि पेड़ काटना मना है, खास करके लाल चंदन के पेड़। जी हाँ, यही तो है स्मगलिंग। हमने काम धाम तो शुरू कर दिया था, पर थोड़ी देर के बाद खबरियों ने हमें इत्तला कर दिया, संदेशा देते हुए कि रेड पड़ने वाली है। तभी सब मजदूर डर के मारे इधर उधर भागने लगे। तभी भाव ने सबसे कहा, थाम रे, मजदूर के नाम पे धब्बा है तुम लोग। इतनी मेहनत से मजदूरी की, वो भी 4 पुलिस वालों के डर से छोड़ के जाएंगे तुम लोग। अपने पास एक रास्ता है, सबका फ़ायदा होगा। डीएसपी गोविंद, जिसका नाम सुनते ही सारे स्मगलर कांपने लगते हैं। जब वो आता है तब स्मगलर अपना माल छोड़ के अपनी जान बचाने में जुट जाता है। पेड़ काटने और चेकपोस्ट से माल निकालने का काम तभी हो सकता है जब गोविंद सो रहा हो। कैसे तैसे करके पुलिस हम तक पहुंच ही जाती है। तभी एक कांस्टेबल पूछता है, क्या रे, क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? तब हम में से एक मजदूर बोलता है, क्या साहब दिखाई नहीं देता है क्या, बकरियां चरा रहे हैं। तो फिर बकरियां है किधर? जंगल की दूसरी तरफ गई है चरने के लिए। तभी डीएसपी पूछता है भाव को शक की नज़र से देखते हुए, यहाँ बकरी चराने आया है तो कुल्हाड़ी का क्या काम है? तभी पुष्पा भाव जवाब देते हैं, ये तभी काम आएगी साहेब जब बकरी का शिकार करने कोई शेर आएगा। साहेब इज्जत करते हैं, इसीलिए तुम लोग के आने से पहले लकड़ी छुपा दिए, नहीं तुम लोग की टोली के सामने से लेके जाते, तब तुम लोग की इज्जत नीलाम नहीं होती क्या? तब डीएसपी गुस्से में आकर बोलता है, बहुत चर्बी चढ़ी है तुझे, चल बता। फिर पुष्पा भाव बोलता है जवाब में, क्या साहेब तुम इधर माल पकड़ने को आए या जो हाथ लगे वो पकड़ने को आए? उसी वक्त डीएसपी को बहुत गुस्सा आता है और वो पुष्पा के सर पे बंदूक ताक देता है। भाव बोलता है, तुम एक टाइम पे एक गोली चलाओगे, मैं एक टाइम पे 7 कुल्हाड़ी चलाऊंगा, किसके ज़्यादा टुकड़े होंगे ये सोच लो। ये सब बोल के भाव और अपनी मंडली माल को छुपाने में और पुलिस को भगाने में कामयाब हो जाती है। ये सब होने के बाद मैंने भाव से एक सवाल पूछा, भाव मेरे को कुछ बोलने का था, तुम मुझे अपने साथ रख लो ना। फिर भाव जवाब में बोला, मेरे पास देने को है ही क्या बेड़ी के अलावा। नाम क्या है रे तेरा? मेरा नाम केशवा है, प्यार से सब लोग कटलेट बुलाते हैं। ये उंगली कट गई ना, इसीलिए कटलेट नाम पड़ गया। काम क्या है बोल? वो पहले जिधर हम काम करते थे ना, उन लोगों ने बताया कि आप बहुत बड़े आदमी बनोगे एक दिन। मेरे को है ना बहुत सारा पैसा कमाने का है, ताकि मैं अपने गांव जा सकूं। आपके साथ रहूंगा तो पैसा कमा पाऊंगा ना। हाँ मंजे, तेरे लिए मैं बड़ा आदमी बन जाऊं। भाव ने मुझसे पूछा कि तू कितना पैसा कमाना चाहता है? तब मैंने अपना पूरा दिमाग लगा के बताया कि 10 लाख रुपए। फिर भाव ने पूछा, बस इतना ही? साला
जा, आज की अपनी दिहाड़ी मजदूरी लेके जा। पर तभी अचानक डीएसपी पूरी फौज लेके प्रकट हो जाता है, ना जाने कहां से, और तो और भाव को हमला करने पर उकसाता है, और भाव उसकी बातों में आकर उस पर हमला भी कर देता है। पर भाव अपनी जान बचाने की बजाय पूरी की पूरी तिरक भगा ले जाता है, और मैं कैसे तैसे करके वहां से बच निकलता हूँ। आखिर में भाव पकड़ा तो जाता है, पर पुलिस के हाथ माल का एक टुकड़ा भी हाथ नहीं आता। आखिर तिरक भरा हुआ इतना सारा माल इतने कम समय में पुष्पा भाव ने छुपाया कहां? ये सवाल सिर्फ मेरे ही मन में नहीं था, डीएसपी भी सोच में पड़ गया था। जब भाव को पुलिस पकड़ती है तब डीएसपी पूछता है, माल किधर है रे? तब भाव बोलता है, काहे रे साहब, मेरे को पकड़ने के अलावा कोई और काम नहीं है कि माल फिर नहीं मिला? थाने चल के बात करते हैं, लस्सी पीते पीते। इधर कितना धूप है रे, काम नहीं हटेगा रे, बैठ नहीं गए तो बैठ जा। पकड़े जाने पर भाव की बड़ी धुलाई होती है, और यहीं पर अपने दर्शकों को पुष्पा का एक कड़वा राज पता चलता है। भाव हम सबसे अलग इसीलिए है क्योंकि 5 साल पहले भाव के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ था, या फिर कह सकते हो उनकी माँ के चरित्र पे जबरदस्ती धब्बा लगाया गया था। आज भी भाव को कोई उस किस्से के बारे में याद दिलाने की कोशिश करता है तो उसके आंख भर आते हैं, जैसे कि इस कांस्टेबल ने याद दिलाने की कोशिश की। ये उन दिनों की बात है जब भाव साफी है। ये लोग लाल चंदन की स्मगलिंग करते हैं। कोंडा रेड्डी के भाई लोग हैं। ये लोग कुल मिला के 3 भाई है। जॉली रेड्डी सबसे छोटा, शराब और शबाब के बिना इसका दम घुटने लगता है। किसी औरत के बिना इसकी रातें नहीं कटती, शादी चाहे किसी की भी हो। दुल्हन के साथ सुहागरात तो सिर्फ जॉली रेड्डी ही मनाता है। बीच वाला है जग्गा रेड्डी। तीनों भाइयों में ज्यादा दिमाग इसी के पास है। कितना माल गया, कितना माल आया, हर चीज का हिसाब यही रखता है। बोले तो धंधा इसी के कंधों पर टिका हुआ है। ये है कोंडा रेड्डी, सबसे खतरनाक। ये लोकल गैंग से बदला लेने के चक्कर में 6 लोगों को मार गिराया। बदला लेना जीने से ज्यादा जरूरी था, जिसमें इन्होंने अपना दाहिना हाथ खो दिया। तब से सारा धंधा अपने बाएं हाथ से संभालते हैं। भाव जब पकड़ा गया तब मुझे लगा भाव को छुड़ाने कोई नहीं आएगा, पर मालिक लोग खुद आ गए। अब मुझे लगने लगा है पुष्पा भाव बहुत ऊंची चीज है। जग्गा रेड्डी ने भाव की बड़ी तारीफ की कि इतनी मार खाने के बावजूद भी उसने माल किधर छुपाया है किसी को कुछ भी नहीं बताया। भाव फिर बात बात में अपने फायदे की बात करता है। भाव बोलता है, जितना मांगूंगा दे नहीं पाओगे। लेकिन जग्गा रेड्डी को पैसे से ज्यादा अपना माल प्यारा था। फिर क्या, भाव ने बोला, चलो फिर तुम्हारे लिए 5 लाख। जग्गा रेड्डी के साथ साथ मेरी भी आंखें फटी की फटी रह गई। जग्गा रेड्डी सौदे के लिए मंजूर हो जाता है, और बात बात में पुष्पा भाव अपनी रिहाई का बंदोबस्त भी करवा लेते हैं जग्गा रेड्डी से। जग्गा रेड्डी माल के लिए भाव की कोई भी बात मानने को तैयार था। फिर भाव, मैं और दोनों भाई लोग उस जगह पे पहुंचे जिस जगह पे भाव ने माल छुपा के रखा था। जॉली रेड्डी कार से उतरते ही पूछता है, यहाँ तो सब खाली खाली है, फिर इसने माल किधर छुपाया है? फिर मैंने भाव से पूछा, माल किधर गया? गलती से कहीं कुएं में तो नहीं गिर गया? फिर जग्गा रेड्डी का एक आदमी बोलता है, अबे ये क्या किया? लकड़ियों के साथ साथ पूरी की पूरी लॉरी डुबा दी तूने। उसके बाद हमें हमारे पैसे मिल गए और भाव रिहा भी हो गया। जब हम जग्गा रेड्डी के गाड़ी में वापस जाने के लिए गाड़ी के पास आए तो जॉली रेड्डी ने कहा, अंदर कहाँ बैठ रहा है? नदी पार करने के बाद नैया और एक रात की छमिया मेरे किसी काम की नहीं है। भाव को 20 की पत्ती थमा कर कहता है, ऑटो से आ जाओ। भाव ने उस गाड़ी को जाते हुए देखकर मुझसे पूछा,
ये गाड़ी कितनी की आती होगी? 5 लाख में आ जाएगी भाव। जमाइला 5 लाख रुपया, ये महंगाई कब बढ़ी ना। फिर भाव मुझसे कहते हैं, जा एक खरीद के लेके आ। मैं हैरानी से पूछा, क्या भाव? भाव बोला फिर, जब पास में एक कौड़ी नहीं थी तो कार में आए थे, अब पास में तब पैसा है तो पैदल जाएंगे तो अच्छा लगेगा क्या? भाव को मैंने बहुत समझाने की कोशिश की। भाव ये तू क्या कह रहा है? गाड़ी खरीद ली तो सारा पैसा उसमें घुस जाएगा, हम लोग फिर से गरीब हो जाएंगे, फिर दोबारा हमें मजदूरी करनी पड़ेगी। गाड़ी में बैठ के मजदूरी करने जाएंगे क्या? केशवा, मैं यहाँ आया था गाड़ी में बैठ के, अब जाऊंगा भी गाड़ी में ही, वरना यहाँ से मैं हिलने नहीं वाला। इज्जत का सवाल है, झुकूंगा नहीं। भाव कार खरीद लेता है और मुझे उसका ड्राइवर बना देता है। पहले कार लेकर अपनी माँ के पास जाता है और माँ पूछती है, इतनी महंगी गाड़ी आखिर है किसकी? तब भाव जवाब देता है, पार्वती देवी की। अपनी माँ को गाड़ी में बैठाकर भाव माँ को पूरा गांव घुमाता है, और तो और भाव अपना रुतबा दिखाने के लिए गाड़ी उसके घर के सामने घुमाता है, जिसने भाव को नाजायज और गरीब बोला था। एक रोज जग्गा रेड्डी ने काम के वास्ते हमें उसके अड्डे पर बुलाया। बाकी मजदूर वहीं पे पहले से मौजूद थे। मैंने भाव से कहा, भाव इधर बैठो, अपनी औकात हो गई है इधर बैठने की। भाव तब बीच मना कर देता है और कहता है, नहीं बैठेगा, अभी वो कोंडा रेड्डी आएगा तो फिर से खड़ा होना पड़ेगा, इतनी इज्जत उसको काय को देने का। तभी कोंडा रेड्डी आता है और हम सब खड़े हो जाते हैं। कोंडा रेड्डी उन मजदूरों की पिटाई करता है हम सबके सामने, जिनके हाथ से माल पकड़ा जा चुका था। और मजदूरों का कहना था कि डीएसपी की वजह से माल चेकपोस्ट पार करवाना बहुत मुश्किल है। तभी अपना भाव बीच में बोलता है, नाचना ना आए तो गाने को खराब नहीं बोलने का, गोविंद को काय को इतना भाव दे रहे हो, ये बोलो कर नहीं पाया। कोंडा रेड्डी भाव से पूछता है, कौन है बे तू? फिर जग्गा बीच में बोलता है कोंडा को कि ये वही आदमी है जिसकी हमने बेल करवाई है। फिर कोंडा रेड्डी बोलता है, हमारा माल और हम ही से पैसा वसूला? माल कहाँ है ये बताने के 5 लाख नहीं थे, तुम्हारे भाइयों को पुलिस के फटकों से बचाने के 5 लाख थे। इतना बड़ा आदमी और इतना नहीं समझता। फिर जॉली अपने भाव को चुनौती देता है, कहता है पुलिस के खोखले डंडे खाना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर माल उनसे बचाकर पार करवाने का दम है तो बता। फिर भाव बोलता है, माल निकलवाने के लिए दम की क्या जरूरत है, खाली दिमाग चाहिए। हाँ भाव, ये अपने पंटर लोग क्या करते हैं, माल के ऊपर इधर उधर ऐसे टमाटर कांदा छोड़ देते हैं, एक टमाटर सरका नहीं के माल सामने, तो फिर पुलिस क्या, बिल्डिंग का कामचोर वॉचमैन भी उसको आसानी से पकड़ लेगा। माल निकलवाने का आइडिया अपन के पास है, तुम बोलने बोलोगे तो मैं मना नहीं करेगा। फिर जॉली रेड्डी अपने भाव का मजाक उड़ाता है, कहता है, सुन लो, अभी 2 टके का मजदूर हमें समझाएगा कि धंधा कैसे करना है। हाँ बोल मुन्ना, बोल बोल। फिर भाव बोलता है, अरे अचार बांट रहा हूँ क्या, पूरे गांव में बताऊँ? आइडिया है भाई, तुमको ही बताऊंगा मैं। फिर जॉली की जल जाती है। जॉली कहता है, क्या रे, तू हमें अपने इशारों पे नचाएगा? तभी अपना भाव वो फुल प्रूफ प्लान के बारे में कोंडा से डिस्कस करता है, और फिर क्या होना है, भाव का आइडिया काम कर जाता है। डीएसपी को भनक तक नहीं लगती कि उसके नाक के नीचे से माल ले जाया जा रहा है। फिर कोंडा रेड्डी मुझे और भाव को अपने अड्डे पर बुलाता है और जग्गा से कहता है, अरे इसे कहाँ छुपा कर रखा था,
चल अब काम तू पूरा पुष्पा को सौंप दे और तू भी साथ रहना, ठीक है ना। तभी भाव बोलता है, मेरे साथ कोई भी नहीं रहेगा तो भी मैं संभाल लेगा, पहले ये बोलो माल कितना मिलेगा। तभी जग्गा रेड्डी बोलता है, रेट फिक्स है 1 करोड़ पे 5 लाख, ठीक है ना। जब उसके बाद भाव ने जो बोला ना, मैं तो हैरान रह गया। मैं क्या, मेरा तो छोड़ो, जग्गा और कोंडा रेड्डी भी हैरान रह गए। भाव ने कुछ ऐसा कहा, 5 लाख तो नहीं चाहिए, पर मेरे को माल में से 4% चाहिए। फिर कोंडा रेड्डी ने बोला, तू खुद का नुकसान क्यों करवाना चाहता है? जग्गा ये तो गधा निकला रे। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा भाव के डिसीजन की वजह से। फिर वापस जाते वक्त मैंने भाव से पूछा कार में बैठे बैठे, ये क्या भाव, वो 5 लाख दे रहा था ना, अब 1 लाख का घाटा हो गया। फिर भाव मुझे जवाब देते हैं, 5 लाख लेकर भी अपने को झुकना ही पड़ता, अभी 4% लिया ना तो अपन पार्टनर बन गया। मंजे कोंडा और मैं एक लेवल, अभी कंधे से कंधा मिलाने का, झुकने का नहीं। कभी कभी तो लगता है तू लोमड़ी है भाऊ। मुझे हमेशा से यही लगता था कि भाऊ बहुत हार्ड और कड़क है, जैसे कि ना तो टूटते हैं ना तो फूटते हैं और ना ही झुकते हैं। पर एक रोज़ जब हम काम पर थे और एक गांव से गुजर रहे थे, भाव की नज़र एक लड़की पर पड़ी। फिर क्या, वो दिन था जब मैंने भाव को किसी के सामने झुकते हुए देखा। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि भाव का दिल भी इतना नरम भी है। ये तो वही बात हो गई ना, जैसे नारियल की तरह बाहर से एकदम कड़क और अंदर से एकदम नरम। उस दिन से बाय गॉड मेरा जीना तो हराम हो गया। उस दिन से रोज़ाना भाव वो लड़की को देखने के लिए मुझे लेकर घूमते थे, कभी गांव में तो कभी मंदिर में। भाव का ध्यान अभी काम में थोड़ा कम था, लेकिन इतना भी कम नहीं था, पर ज़्यादा ध्यान लड़की पर था। भाव को उस लड़की को देखने में इतनी शर्म आती थी कि वो हमेशा मुझसे पूछते थे, केशवा उसने देखा क्या, केशवा उसने देखा क्या, बताना, ये बताना। ऐसा लगा कि मैं पुष्पा भाव की आंख बन चुका हूँ। जब मैं मुस्कुराते हुए कहता कि उसने आपको नहीं देखा, तो भाव मेरी टांग खींचने लगते थे। और दूसरी तरफ लड़की भाव देने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर भी भाव उसके पीछे पागलों की तरह पड़ गया था।